हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है हम पहले वाली दो वीडियोस के अंदर सारे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक बारी फिर से हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके: बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम जो है पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है। हम ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स कस्टम और ट्रेडिशन एज ए गाइड टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। यानी कि एक तरीके से ये आपको गाइड करता है कि अकाउंट्स जो स्टेटमेंट्स है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो जो वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम जो है 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस को मानते हैं। सबसे पहला जो कन्वेंशन आता है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, सेकेंड आता है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, एंड थर्ड आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंड लास्ट आता है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो एक एक करके हम इन चारों के चारों कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेरियस यूजर्स को, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एंड अदर पर्सन हु आर टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस। यानी कि जो भी आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। सो इन ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड दोज हु ओनिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यदि हम एक कंपनी फॉर्म लेते हैं, यानी कि एक कॉर्पोरेट फॉर्म लेते हैं, तो कंपनी में क्या होता है कि जो पर्सन जो है मैनेजिंग द अफेयर्स, मतलब जो कि बिजनेस को देख रहे हैं वो पर्सन, और जो इसके ओनर होते हैं वो दोनों जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर यदि हम ओनर का मतलब लगा के चलें कॉर्पोरेट में तो वो होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। और जो मैनेजमेंट होती है वो आपके जैसे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके जो कॉर्पोरेट है उसके फंक्शंस को मैनेज करते हैं। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हाउएवर ओनली द बेसिक मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि जो भी पार्टीज फाइनेंशियल इसमें जो कंपनी में इंटरेस्टेड होती हैं, तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वही उनको जो है कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करती हैं कंपनी के बारे में। जो इंटरेस्टेड पार्टीज जितने भी जो कंपनी से रिलेट करते हैं वो आपके इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लेंडर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और अदर्स पार्टीज भी हो सकती हैं। सो देयरफॉर इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक्स ए फुल एंड फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसलिए एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो डिसीजन मेकर को प्रोवाइड करें। उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फेयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, और उनको प्रॉपरली जो है वो डिस्क्लोज भी करें। The principle of full disclosure require that all material and relevant fact concerning the financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in financial statements and their accompanying footnotes। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फुल डिस्क्लोजर का जो प्रिंसिपल है या कन्वेंशन हम इसको बोल सकते हैं,
तो वो ये बोलता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो या इसके अलावा कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आती है, उनको जो है फुट्स नोट्स के रूप में जो है उनको प्रोवाइड करें। दिस इज टू एनेबल द यूजर टू मेक करेक्ट असेसमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड हेल्प देम टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी कि जब भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, पूरी तरीके से डिस्क्लोज की जाएंगी, तभी एक यूजर के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि वो कंपनी के बारे में जो है एक करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सके। टू एंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 ने भी जो है एक फॉर्मेट बना रखा है। जब भी एक कंपनी के लिए, जब भी एक कंपनी होती है तो कंपनी के फॉर्म में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है उसके लिए जो है आपकी कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली जो है आपका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसी तरीके से जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है काफी कुछ डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम जो है कंपनीज को डायरेक्शन देता रहता है, जिससे कि जो कंपनी की जो स्टेटमेंट्स है ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है कंपनी के बारे में प्रेजेंट करती है। अब जो सेकंड कन्वेंशन आता है वो आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल इन ड्रॉइंग conclusion regarding the working of an enterprise only when it allows comparison over a period of time as well as with the working of an enterprises। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर यदि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं, जब भी कंपनी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाती है तो वो तभी उसके लिए यूजफुल हो सकती है जब वो टाइम टू टाइम उन सारी के सारी जो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड की गई है उनको जो है कंपैरिजन कर सके एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसको अवेलेबल करवाते हैं, तो डिफरेंट ईयर्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में कंपैरिजन कर सके। दस बोथ इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। यानी कि एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन और एक टाइम पीरियड का जो है दूसरे टाइम पीरियड के साथ जो कंपैरिजन है वो एक पॉसिबल हो सके। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो कंपैरिजन है, यानी इंटर फर्म कंपैरिजन या इंटर पीरियड कंपैरिजन जो है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक कंपनी के द्वारा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं वो यूनिफॉर्म है और कंसिस्टेंस है। मतलब ये नहीं कि एक बारी जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर ली वो दोबारा नेक्स्ट ईयर चेंज कर दी। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन है फर्म के लिए या इंटर पीरियड कंपैरिजन जो है ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो भी फर्म अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस फॉलो करती है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टर वांट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ करंट ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दूसरे साल से कंपेयर करना चाहता है। ही में कंपेयर द नेट प्रॉफिट। अगर यदि मान लीजिए उसने नेट प्रॉफिट को जो है कंपैरिजन करना है, बट इफ देयर इज अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड से दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, मान लीजिए कंपनी के अंदर जो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है 2 सालों में, डिफरेंट आप अकाउंट डेप्रिसिएशन की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट का फिगर है वो आप अच्छे तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट प्रैक्टिसेस डेप्रिसिएशन के लिए जो फॉलो की है उसके कारण जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर जो है वेरिएशंस भी आ सकता है। तो इसलिए जो है एक पर्सन के लिए जो दोनों सालों के प्रॉफिट्स जो है उसको कंपेयर करना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर
it is important that concept of consistency is followed in preparation of financial statement so that result of two accounting period are comparable। यानी कि इसलिए हम कंसिस्टेंसी का जो है कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं कि आप दो पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप उसमें कंपैरिजन कर सकें। एंड कंसिस्टेंसी का एक बेनिफिट और भी होता है, कंसिस्टेंसी एलिमिनेट द पर्सनल बायस एंड हेल्प इन अचीविंग द रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल। यानी कि पर्सनल बायसनेस को भी जो है वो एलिमिनेट करती है और जो भी रिजल्ट होती हैं उसको कंपेरेबल बनाती है। इसके अलावा ऑल्सो द कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ टू एंटरप्राइजेज वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ द सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज आर अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि किसी भी दो एंटरप्राइजेस का भी अगर यदि हमने कंपेयर करना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब एक ही तरह की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है एंटरप्राइजेस के द्वारा अडॉप्ट की जाए। तो अदरवाइज हमारे के लिए जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर करना, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के लिए भी और एक फर्म का दूसरे फर्म के लिए भी। हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रिजिडिटी दिखाएंगे, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर प्रोहिबिट नहीं करता कि आप इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, बट नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंज आर फुल्ली डिस्क्लोज बाय presenting them in financial statements indicating their probable effect on the financial results of the business। अगर यदि आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज जो है जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करेंगे उसके अंदर ये चीज शो कर देंगे कि भी हमने ये जो है इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज किया है और इसका जो प्रोबेबल इफेक्ट है आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये चीज जो है आप इसमें शो करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट जो कन्वेंशन आता है वो आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आर आल्सो कॉल्ड द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। यानी कि जो आपका कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन है वो आपको एक जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए गाइडेंस के रूप में काम करता है और वो ये भी कहता है कि जो भी आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं यू प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कहता है कि द कन्वेंशन स्टेट दैट ए कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन डिटरमाइनिंग इनकम सो दैट द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर नॉट ओवरस्टेटेड। यानी कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी एंटरप्राइज की इनकम को तो एक कॉन्शियस अप्रोच जो है आप उसमें अप्लाई करेंगे जिसके कारण कि जो है आप एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट को जरूरत से ज्यादा न दिखा दें। इससे हमारा क्या मतलब है, इफ द प्रॉफिट असर्टेन्ड आर मोर देन एक्चुअल, अगर यदि आपने एक्चुअल प्रॉफिट है उससे ज्यादा दिखा दिया, इट में लीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि आपके पास रियल में प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो आपके इन्वेस्टर्स जो हैं डिविडेंड्स के लिए डिमांड करते हैं, तो ऐसा डिविडेंड जो है वो कई बार कैपिटल में से भी आउटफ्लो हो जाता है, विच इज नॉट फेयर एज इट विल लीड टू द रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइजेस। मतलब ये आपके एंटरप्राइजेस की कैपिटल को भी जो है वो रिड्यूस करता है। अब ये चीज कैसे हो सकती है कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आप एक कॉन्शियस अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ या कन्वेंशन हम इसको बोल सकते हैं, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट द प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। यानी कि आप किसी भी प्रॉफिट को जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता, बट ऑल लॉसेस इवन दोज विच मे हैव बीन रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि आप प्रॉफिट को जो है प्रोबेबल प्रॉफिट को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोबेबल लॉस है आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसी कारण से क्या होता है, द वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसलिए हम जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है मार्केट वैल्यू या जो कॉस्ट है उनमें से जो भी कम होता है उसके ऊपर हम वैल्यूएशन करते हैं। हम जो है डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं। डाउटफुल डेट्स का मतलब कि जो भी हमारे डेटर्स होते हैं यानी कि जिनको हमने उधार माल बेच रखा है
उसके लिए हम प्रोविजनिंग करते हैं कि हमारा कई बार बैड डेट्स हो जाते हैं, पैसा डूब जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मतलब बैड डेट्स बोलते हैं। तो उसके लिए हम प्रोविजनिंग करते हैं कि हमारा इतना पैसा जो है डूब सकता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, या इसके अलावा राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जैसे हमारे गुडविल पेटेंट्स वगैरह हैं, उनको हमने राइट ऑफ करना है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल्स को जो है वो एप्लीकेबल करते हैं। दिस अप्रोच, हम यही चीज हमने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाली क्लोजिंग स्टॉक की। दिस अप्रोच इज प्रोवाइडिंग फॉर द लॉसेस बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गेन अंटिल रियलाइज इज कॉल्ड द कंजर्वेटिज्म अप्रोच। क्लियर होगी? यानी कि लॉसेस को तो हमने ध्यान में रखना है, लेकिन प्रॉफिट को हम जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे जब तक कि वो आपके रियलाइज नहीं हो जाते। However, deliberate attempt to underestimate the value of assets should be discouraged and it will lead to the hidden profit is called the secret reserve। यानी कि इसका कई बार क्या मतलब होता है कि भी आप जो है कई बार प्रॉफिट्स जो है आप उसको टाइमली रियलाइज नहीं करते। तो टाइमली रियलाइज न करने के कारण क्या होता है कि ये आपके कंपनी के अंदर जो है वो हिडन प्रॉफिट्स आ जाते हैं और उसको हम जो है सीक्रेट रिजर्व भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। तो कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी क्या डिस्क्राइब करता है? द कंजर्वेटिज्म ऑफ मेटीरियलिटी रिक्वायर दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन द मटेरियल फैक्ट। यानी कि जो भी अब अकाउंटिंग है उसके अंदर हम मटेरियल फैक्ट की तरफ ध्यान देंगे। मटेरियल फैक्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि क्या चीजें आपको अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करनी है, क्या मटेरियल फैक्ट जो है यूजर्स के लिए मतलब उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा, उन चीजों के ऊपर हम कंसंट्रेशन करेंगे। मींस एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट विच आर इमैटेरियल इन डिटरमाइनिंग द इनकम। यानी कि ऐसे जो चीजें हैं जो कि आपके इनकम को डिटर्मिनेशन में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, तो हम उसके ऊपर जो है ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज व्हाट इज द मटेरियल फैक्ट। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। द मटेरियल ऑफ द फैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व। यानी कि कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है और किस टाइप का जो है वो खर्चा है, ये चीज डिपेंड करती है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो मटेरियल है या इमैटेरियल है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज ए मटेरियल इफ इट इज रीजनेबली बिलीव्ड दैट इट इज knowledge would influence the decision of informed user for the financial statements। यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे को ये लगे कि ये इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पर्सन की जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसको इम्पैक्ट करेगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी वुड बी मटेरियल। यानी कि आपने कोई कंपनी के अंदर एडिशनल फैसिलिटी को मतलब इंस्टॉल किया है, तो इसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि अगर यदि आपकी फैसिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो आपकी फ्यूचर में जो है अर्निंग को वो भी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए हम इसको एक मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। सिमिलरली, इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज किया है, ये भी एक तरीके की आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये भी फ्यूचर के अंदर जो एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। All such information about material fact should be disclosed through the financial statement and accompanying notes so that the users can take informed decision। यानी कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और उनको फुट नोट्स के साथ जो है आप डिस्प्ले करेंगे, जिसके कारण जो है जो भी डिसीजन मेकर है वो अपना टाइमली डिसीजन ले सके। इन सर्टेन केसेस व्हेन द अमाउंट involved is very small, strict adherence to the accounting principle is not required। यानी कई बार अमाउंट जो है काफ़ी छोटी होती है, तो उस टाइम आप उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए जो आप ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो एक स्टेशनरी परचेज करते हैं उसमें स्टॉक ऑफ इरेजर्स हैं, पेंसिल्स हैं, स्केल्स हैं, आर नॉट शोन एज एन एसेट वट एवर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज बॉट। यानी कि कितनी अमाउंट आप स्टेशनरी आपने बोट किया है, तो छोटी छोटी चीजें जो है आप उसमें शो नहीं करेंगे। ठीक है। इन अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड वेदर कंज्यूम्ड और नॉट। ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा अमाउंट होती है, मान लीजिए कंपनी काफी
मतलब मिलियंस किया जो उसका टर्नओवर होता है और उसमें 1000 रुपये का आप या 10,000 रुपीज़ के आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो हो वो इमैटेरियल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो जब आप अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे तो बहुत सारा कंसंट्रेशन जो है उन इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में नहीं करेंगे। द अमाउंट स्पेंट इज ट्रीटेड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यानी कि इस टाइप की जो अमाउंट है आप एसेट्स को न मानकर ऐसी अमाउंट्स को जो आप प्रॉफिट एंड लॉस से जिस साल आपने उस अमाउंट को स्पेंड किया है उसी साल के लिए आप उसको चार्ज कर लेंगे। तो ये सारी के सारा हमने आज जो है कन्वेंशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। इन तीनों वीडियोस में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हम कवर कर चुके हैं। सो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं। वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।